हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 86 फैंस का गुस्सा। दुर्गा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारी इस टीम में जगह? तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि जगह मिलती नहीं है बल्कि बनानी पड़ती है। आयरन ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर जो जगह बनाई है, अगर तुम लोगों को आयरन के बताए हुए डांस मूव से कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग उससे बेहतर डांस मूव्स बना दो। हमें परफॉर्मेंस से मतलब है, डांस मूव्स किसके बनाए हुए हैं उससे नहीं। और अगर इतना दम नहीं है कि खुद का कोई स्पेशल मूव बना सको तो चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करो। आर्यन अगर खुद के डांस मूव बता रहा है और वो भी सबको पसंद आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका कोई भी फैन खरीदा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी काबिलियत के दम पर वो लोग उसके फैंस बने हैं। अब अगर तुम लोगों ने आर्यन के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें खाली बोतल नहीं बल्कि भरी हुई बोतल मारूंगा, जिससे तुम्हारा मुंह भी टूट जाए। दुर्गा जिस तरह से उन लोगों को देख रही थी उससे उन्हें समझ आ गया था कि वो धमकी नहीं दे रही, बल्कि जो कर रही है वो करके दिखा सकती है। इसलिए उन लोगों ने चुपचाप दुर्गा की बात मान ली। इसके बाद तो आर्यन का दुर्गा को देखने का नजरिया ही बदल गया था, मानो जैसे आर्यन का इस तरह साथ देकर दुर्गा ने आर्यन का दिल छू लिया था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन पुरानी बातें सोच रहा था कि तभी दुर्गा ने कहा, आर्यन बताओ ना, तुमने क्यों बचाया मुझे? ये सुनकर आर्यन ने अपने मन में कहा, क्या बताऊं तुम्हें, जबकि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैंने तुम्हें ऊपर से गिरते हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई हो। मेरे कदम खुद ही तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। मेरा अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं रहा और ये सब हो गया। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कुछ लोग आए और आर्यन को लेकर बाहर चले आए जहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी। तभी वहाँ पर अनीता भी आ गई। आर्यन को बहुत संभाल कर एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था। अनीता ने गुस्से में अपने मन में सोचा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ये सब कुछ दुर्गा के लिए प्लान किया था, तो फिर इस प्लान का शिकार आर्यन कैसे बन गया? इस आर्यन ने बीच में आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अनीता बहुत गुस्से और परेशानी में एम्बुलेंस की तरफ देख रही थी। गुस्सा इस बात का था कि उसका प्लान फेल हो गया और परेशानी इस बात की थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। ये बात दुर्गा ने नोटिस कर ली थी और उसे अनीता पर पूरी तरह शक हो गया था। अगले दिन अनीता का मेकअप रूम। अनीता अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हुए बोली, अनीता तुम्हें खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया था बहुत सफाई से किया था। तुम्हारे बारे में कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। अब तुम्हें बस इतना करना है कि सबके सामने ऐसे दिखाना है कि तुम्हें आर्यन के साथ हुए इस हादसे का बहुत दुख है और तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अनीता ये सब बोल ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अनीता ने कहा, कौन है? वेल, जो भी है अंदर आ जाओ। अनीता के कहने पर एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। उसने अपने चेहरे पर टोपी पहनी हुई थी और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक ट्रे थी और ट्रे में एक कॉफी मग रखा हुआ था। उसने कहा, मैम मैं यहाँ पर कॉफी डिलीवर करने आया हूँ। इसे डायरेक्टर सर ने आपके लिए ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा है कि अभी शूटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप ये कॉफी पीकर खुद को रिफ्रेश रखें, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये स्पेशल कॉफी ऑर्डर की है। अनीता ने अपना मेकअप ठीक करते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई, अब ये कॉफी यहाँ रखो और निकल जाओ यहाँ से, मुझे अपना मेकअप फिक्स करना है। अनीता के कहने पर उस आदमी ने कॉफी मग वहीं रखा और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने अपनी टोपी और मास्क उतारा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद दुर्गा थी। दुर्गा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अनीता ये एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरा ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। कुछ देर बाद ऑडिटोरियम। आज स्टेज पर फाइनल में परफॉर्म करने वाले तीनों ग्रुप खड़े थे और साथ ही में सभी जज भी खड़े हुए थे। अर्जुन ने हाथ में माइक लेकर ऑडियंस को देखकर दुखी होते हुए कहा, आज मुझे आप सबके साथ एक सैड न्यूज शेयर करनी है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप सबको इस न्यूज के बारे में पहले से ही पता होगा। आर्यन सिंह राठौर की इंजरी के लिए हम सभी उनके फैंस से तहे दिल से माफी मांगते हैं। हम सभी जज और कैंडिडेट पूरे शो के क्रू की तरफ से आर्यन सिंह राठौर के परिवार और उनके फैंस से माफी मांगते हैं। ये सुनकर आर्यन के फैंस गुस्से में चिल्लाने लगे, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर आर्यन सिंह राठौर को चोट लगी कैसे। हम में से कोई भी आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक कि हमें सच पता नहीं चलता और असली गुनहगार सामने नहीं आता। आप लोगों की माफी मांगने से क्या हो जाएगा? क्या आपकी एक माफी हमारे आर्यन को हॉस्पिटल से बाहर ला सकती है? क्या आपकी माफी हमारे आर्यन को वापस फाइनल स्टेज पर लेकर आ सकती है?
हमें माफ़ी नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। अगर माफ़ी मांगने से सब कुछ सेटल हो सकता है तो दुनिया में कानून और पुलिस की जरूरत ही किसके लिए है। अर्जुन ने माइक पर कहा, इस बार आर्यन अपनी इंजरी की वजह से इस फाइनल शो में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके टीममेट्स उसके सपने और विश्वास को सच करके दिखाएंगे। वो सभी आप सबको एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देंगे। चैप्टर 87 अनीता का सच बाहर आना। अर्जुन ने दुर्गा की टीम को देखते हुए माइक पर कहा, फाइनल राउंड की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आर्यन सिंह राठौर के ग्रुप के मेंबर्स आर्यन से या आप लोगों से कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो यहाँ स्टेज पर आए और अपनी बात कहे। अर्जुन के ये कहने पर दुर्गा ने माइक लिया और अनीता को देखते हुए बोली, मैं खुद कुछ कहूँ उससे पहले मैं अनीता मैम से पूछना चाहता हूँ कि इस हादसे के बारे में उनका क्या कहना है। ये सुनकर अनीता को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो इस मामले से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब कुछ बोलने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अनीता ने माइक लेकर आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे आर्यन को लेकर बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है। आफ्टर ऑल आर्यन टैलेंटेड इंसान है। मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी वो फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि ये दक्ष चौहान इतनी ऊंचाई से गिरकर भी मरा नहीं। ये सुनकर ऑडियंस से ज्यादा खुद अनीता हैरान थी। उसने अपने मन में कहा, ये क्या किया मैंने वो बात क्यों कह दी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। लोग भी आपस में बातें करने लगे, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? अनीता सेन ने अभी अभी क्या कहा? क्या उसने सच में ये कहा कि वो इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि दक्ष चौहान इतनी ऊंचाई से गिरकर भी मरा नहीं? मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई है, वरना अनीता मैम भला ऐसा क्यों कहेंगी। यहाँ पर इतना ज्यादा शोर है कि जरूर हमने सुनने में कोई गलती हुई होगी, वरना अनीता मैम जैसी इतनी अच्छी और सॉफ्ट हार्टेड इंसान कभी ऐसी बात बोल ही नहीं सकती। अनीता को अपनी जुबान से काबू खो सा गया था। दुर्गा मुस्कुराकर इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। अनीता ने माइक पर कहा, आर्यन सिंह राठौर की ये फीमेल फैंस कि बिना वजह ही फिक्र करना बंद कर दे, क्योंकि उनकी इस फिक्र का कोई भी फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों के पास इतना ही फालतू टाइम है कि तुम आर्यन सिंह राठौर की फिक्र करके अपना समय बर्बाद कर रही हो, तो इससे तो बेहतर होगा कि तुम इस समय का सही इस्तेमाल करो और अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, क्योंकि तुम लोगों का आइडियल तुम जैसी बदसूरत लड़कियों को भला कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन मैं उसकी फैंस को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे फैंस भी तो इतने ही स्टूपिड हैं। मेरी सभी फीमेल फैंस मेरी खूबसूरती को पसंद करती हैं और मेरे मेकअप और स्टाइल को भी फॉलो करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो चाहे कुछ भी करे, पर अपनी पूरी जिंदगी भी कभी भी मेरी जितनी खूबसूरत नहीं हो सकती। जहाँ तक बात है मेरे मेल फैंस की, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितने पैथेनिक हैं, क्योंकि भला मैं इन जैसे लूजर से कैसे एंटरटेन्ड हो सकती हूँ। ये सब कहते हुए अनीता ने अपने मन में सोचा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी जुबान अपने काबू में क्यों नहीं आ रही है? मैं वो बातें क्यों बोल रही हूँ जो मैं सच में सोचती हूँ? ये सब सुनकर लोगों ने आपस में बातें होने लगी। ओ गॉड, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अनीता सेन इस किस्म की इंसान निकलेगी। इतना जहर है इस लड़की के अंदर। अनीता सेन, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारा फैन हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि तुम्हारा फैन होकर मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए हैं। अगर तुम्हें ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सब लोग इतने ही नापसंद है, तो तुम इस शो को अटेंड ही क्यों कर रही हो? तुमने हम सबकी भावनाओं के साथ धोखा किया है। अनीता अपनी जुबान बंद रखने की कोशिश तो कर रही थी, पर ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। अनीता ने आगे कहा, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं इतनी इनोसेंट हूँ जितना तुम लोग सोचते हो? जब मैं सेकेंडरी स्कूल में थी, मैं तब से रिलेशनशिप में रही हूँ। मेरे अब तक दर्जनों बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और उससे भी ज्यादा लोगों के साथ मैं सो चुकी हूँ, और तुम लोगों को मेरी इस बात पर विश्वास है कि मैं आज तक कभी रिलेशनशिप में नहीं आई। इसे बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या कहूँ? दुर्गा ने मुस्कुराकर अनीता से कहा, अनीता मैम, आप जब इतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या कल के एक्सीडेंट में आपका कोई हाथ था? अनीता ने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें ऊपर से गिराने के लिए किसी को पैसे दिए थे ताकि तुम ऊपर से गिरो और मर जाओ या फिर अपाहिज हो जाओ। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी लकीर निकलोगे कि आर्यन सिंह राठौर खुद बीच में आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा और इतनी ऊपर से गिरकर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। काश ये आर्यन सिंह राठौर तुम्हें बचाते हुए मर गया होता और फिर उसकी फैमिली तुम्हें कभी छोड़ती नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मेरी किस्मत खराब निकली और उसका सिर्फ एक हाथ फ्रैक्चर हुआ।
ये कहने के बाद अनीता के हाथ से माइक छूट गया और वहीं गिर गया। अनीता का पूरा सच बाहर आ चुका था। अब उसका लोगों के गुस्से से बचना नामुमकिन था। लोगों का गुस्सा अब अनीता पर फूट पड़ा। कागज, पत्थर, बोतल जिसके हाथ में जो आया उसने वही स्टेज पर फेंककर अनीता को मारने की कोशिश करने लगे और साथ में उसे बुरा भला कहने लगे। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? भला ऐसी भी कौन सी नफरत थी जो तुमने ये सब कर दिया? तुमने जो किया वो कानून के खिलाफ है। तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है। तुम एक अपराधी हो। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। अनीता सेन, तुम जैसी औरतों को तो धक्के मारकर इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। इस इंडस्ट्री से बाहर निकलो। तुम इस इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं हो। चैप्टर 88 टाइम लिमिट। आज अनीता की वजह से इतना ज्यादा हंगामा हो गया था कि अभी के लिए शो को वहीं रोक दिया गया था। आज कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी क्योंकि ऑडियंस इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो कुछ देखने और सुनने को तैयार ही नहीं थी। अनीता का ड्रेसिंग रूम। अनीता एक दीवार से टिककर जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। सारी दुनिया उसका सच जान चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे। अब तो कुछ ऐसे लोग भी निकल आए थे जिसके साथ अनीता पहले भी शारीरिक संबंध बना चुकी थी। वो लोग भी उसके सीक्रेट खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। अनीता ने रोते हुए कहा, मैंने इतने सालों तक मेहनत करके जो अपनी इमेज बनाई थी वो आज एक ही दिन में इस तरह बर्बाद हो रही है। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं खुद को? तभी दरवाजे से अंदर आते हुए दुर्गा ने कहा, तुम इसी के लायक हो। दुर्गा को देखकर अनीता ने गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बस उसी के लिए यहाँ आई हूँ। अनीता ने गुस्से में कहा, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत में हूँ ना? सच सच बताओ, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है ना? दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैंने किया है ये सब। मैंने तुम्हारी कॉफी में अपना ट्रूथ सीरम डाला था। मेरे ट्रूथ सीरम को पीने वाला इंसान अपनी जुबान से काबू खो बैठता है और सिर्फ वही बातें बोलता है जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं। दुर्गा ने अपने मन में कहा, मेरा ट्रूथ सीरम एक ऐसी दवाई है जो इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता, लेकिन जिस दुनिया से मैं आई हूँ वहाँ पर ये बहुत मामूली सी दवाई है जिसे मेरे जैसे डॉक्टर के ही नहीं बल्कि कोई भी मामूली सा सीनियर फार्मासिस्ट भी बना सकता है। तुम बहुत लकी हो अनीता कि इस दुनिया में मैंने सबसे पहले अपनी इस दवाई की टेस्टिंग तुम पर की है और मेरी ये टेस्टिंग सक्सेसफुल रही। मेरी बनाई हुई ये दवाई बिल्कुल परफेक्ट है। दुर्गा अनीता की तरफ बढ़ने लगी तो अनीता ने डरते हुए कहा, तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? दुर्गा ने अनीता का हाथ कसके पकड़कर कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुमने जो किया है तुम उसकी कीमत चुकाओ, वो भी सूद समेत। ये कहते हुए दुर्गा ने अनीता का हाथ बहुत बेरहमी से उसकी जगह से मोड़ा जहाँ से आर्यन का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन दुर्गा ने जिस तरह से अनीता का हाथ मोड़ा था उससे उसके हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई और अनीता बहुत जोर से चीख पड़ी। अनीता बुरी तरह रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। दुर्गा चौहान, तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। ये कहकर अनीता कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर दुर्गा ने उसका रास्ता रोक कर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? जब तुमने कल वो सब कुछ प्लान किया था, क्या तब तुमने मुझे जाने देने के बारे में सोचा था? मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर भी मरी नहीं। अगर आर्यन बीच में आकर मुझे नहीं बचाता तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में नहीं होती, और अगर होती भी तो बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी होती। जब तुम खुद मुझे शुरुआत में मारने की कोशिश करती आ रही हो तो फिर आज मैं तुम पर दया क्यों दिखाऊं? टीट फॉर टैड ही मेरी जिंदगी का रूल है। तुमने शायद आज तक कभी किसी शरीफ को अपनी शराबत छोड़ते नहीं देखा, लेकिन आज तुम ये देखोगी। अनीता ने दुर्गा के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। दुर्गा प्लीज मुझे छोड़ दो। दुर्गा ने अनीता को देखकर कहा, तुम अब मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो। सॉरी, पर तुमने बहुत देर कर दी है। कुछ ही देर बाद अनीता की दर्द भरी चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई देने लगी। कमरे के बाहर खड़े विशाल ने परेशान होते हुए शिवाय से कहा, बॉस, अंदर से बड़ी दर्द भरी आवाजें आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बार अंदर चलकर देख लेना चाहिए? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा बहुत समझदार है, उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। वैसे भी मैं उसकी जिंदगी उसे किसी भी चीज से रोकने के लिए नहीं हूँ, बल्कि हर उस काम में उसका साथ देने के लिए हूँ जो वो करना चाहती है। वो अच्छा बुरा जो कुछ भी करेगी मैं हर चीज में उसका साथ दूंगा।
विशाल ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन बॉस, अगर कहीं दुर्गा मैडम ने उसे मार दिया तो? शिवाय ने मुस्कुराकर अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, अगर वो उसे मारना चाहती है तो जाकर उसे एक चाकू दे दो। इससे उसे अपना ये काम निपटाने में आसानी हो जाएगी। और जहाँ तक बात पुलिस की है, तो जब तक मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हूँ तब तक कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। कुछ दिन बाद रात का समय, हॉस्पिटल। शिवाय की गाड़ी एक अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से दुर्गा उतरी। दुर्गा ने कार के शीशे के अंदर झांकते हुए शिवाय से कहा, शिवाय, क्या तुम सचमुच हॉस्पिटल के अंदर रहकर आर्यन से मिलना नहीं चाहते? क्या तुम्हें उसे देखने की जरा भी इच्छा नहीं है? जब तुम्हें आर्यन से मिलना ही नहीं था तो तुम मेरे साथ अस्पताल तक आई ही क्यों? शिवाय ने दुर्गा को तिरछी नजरों से देखकर कहा, मैं यहाँ तुम पर नजर रखने आया हूँ। दुर्गा ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या? तुम मुझ पर नजर रखने के लिए? लेकिन क्यों और किस लिए? शिवाय ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, ताकि मैं तुम्हें आर्यन के साथ अकेले में ज्यादा समय बिताने से रोक सकूं। देखो, अभी 8:20 हो रहे हैं। मैं तुम्हें पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ। 8:30 तक तुम यहाँ वापस आ जाना। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, एक पेशेंट से मिलने के लिए कोई टाइम लिमिट देता है क्या? शिवाय ने दुर्गा को देखकर कहा, तुम्हारा आधा मिनट शुरू हो गया है, जल्दी करो। अगर 10 मिनट यहीं पूरे हो गए तो मैं तुम्हें आर्यन से मिलने नहीं दूंगा। ये सुनकर दुर्गा हॉस्पिटल के अंदर चल दी और अपने मन में सोचा, मैं बस पिछले कुछ दिनों से शिवाय से नहीं मिली और वो इतना जिद्दी हो गया है। बहुत अच्छा होगा अगर कोई लड़की आए और उसे मेरी जिंदगी से उड़ाकर ले जाए। आर्यन अपने वार्ड में बेड पर बैठा हुआ फोन देख रहा था। फोन पर न्यूज देखने से उसे अनीता के बारे में सब पता चल गया था। अनीता भी इन दिनों अस्पताल में ही एडमिट थी। वहाँ मीडिया वाले उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी मीडिया वालों से बचने की। दूसरी तरफ उस पर पुलिस केस भी बन चुके थे। पुलिस भी उसे डिस्चार्ज होते ही अरेस्ट करने वाली थी। अनीता को नेशनल शो के जज की पोजीशन से हटा दिया गया था, जिसके साथ साथ और भी कई सारे शो और कंपनियों ने उसके संग सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए थे। ये सारी न्यूज आर्यन अपने वार्ड में बैठा हुआ मोबाइल पर बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी दुर्गा वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोली, आर्यन, अब कैसे हो तुम? अब पहले से बेहतर फील कर रहे हो या नहीं? दुर्गा को वहाँ देखकर आर्यन चौंक गया और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से पीछे हटा तो उसका प्लास्टर वाला हाथ बेड से टकरा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई, आह! दुर्गा ने आर्यन को कंधे से पकड़कर सीधे बैठाते हुए कहा, केयरफुल रहो। ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द हो रहा है क्या? आर्यन ने नजर चुराते हुए कहा, हाँ दक्ष, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम कंपटीशन में बिजी होगे। दुर्गा ने पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने कंपटीशन छोड़ दिया है। आर्यन ने ये सुनकर हैरानी से दुर्गा को देखते हुए कहा, क्या छोड़ दिया? लेकिन क्यों? दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, अब जब तुम हॉस्पिटल में हो तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा कंपटीशन में परफॉर्म करने का, तो बस छोड़ दिया। ये सुनकर आर्यन ने हैरानी से अपने मन में सोचा, दक्ष मेरी वजह से कंपटीशन में परफॉर्म करने के मूड में नहीं है, इसलिए उसने कंपटीशन छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन सब बातों का मतलब तो यही हुआ ना कि मैं दक्ष के दिल में बहुत ज्यादा मायने रखता हूँ। लेकिन क्या ये कोई अच्छा साइन है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम दोनों ही लड़के हैं। पिछली बार मैंने ही तो खुद क्लियरली उसे बोला था कि मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इस बार मुझे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मेरे लिए इस कंपटीशन में पार्ट लेना या ना लेना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो कभी मेरा मकसद था ही नहीं। मैं तो सिर्फ उदय रायचंद से मिलकर मान्यता सिन्हा के बारे में पता लगाना चाहती थी। आर्यन ने खुश होते हुए और टचिंग फील करते हुए सोचा, ओ गॉड, दक्ष ने मेरी वजह से अपने सपने को गिव अप कर दिया। दक्ष पहले ही मेरी वजह से इतना कुछ कर चुका है, अब मेरी बारी है। मैं उसकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दुर्गा से कहा, दक्ष तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। दुर्गा ने हैरानी से पूछा, है? पर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे? दुर्गा ने अपने मन में कहा, जहाँ तक मुझे याद है उस दिन सिर्फ इसके हाथ में चोट आई थी, दिमाग में तो कोई चोट नहीं आई थी। तो फिर यह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ये शिवाय की फैमिली में सारे पागल ही भरे हैं क्या? आर्यन ने दुर्गा को कंधे से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दक्ष तुम, मुझे लगता है कि अच्छा लगता है कि मुझे प्यार।
आर्यन इतना ही कह पाया था कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और शिवाय अंदर आ गया। शिवाय को देखते ही आर्यन ने दुर्गा के कंधे छोड़ दिए और बहुत तमीज से अपने बेड पर बैठ गया। आर्यन ने थोड़ा हैरानी के साथ मुस्कुराकर पूछा, शिवाय चाचू आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप मुझसे मिलने। आर्यन इतना ही कह पाया था कि शिवाय ने उसको इग्नोर करके दुर्गा के सामने आकर कहा, तुम्हें 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। शिवाय के ये कहने पर दुर्गा ने अपनी घड़ी निकालकर देखी तो उसमें 8:35 हो रहे थे। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, 5 मिनट तो एग्जाम में एग्जामिनर भी माफ कर देता है, पर ये लड़का तो उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। आर्यन ने हैरानी से कहा, चाचू आप दक्ष को जानते हैं? शिवाय ने थोड़ा नीचे झुककर दुर्गा को बैक हक करते हुए आर्यन को देखकर कहा, अब इसे दक्ष नहीं बल्कि चाची कहने की आदत डालो। आर्यन ने हैरानी से उन दोनों को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या चाचू ये क्या मतलब है आपका? आप दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता चल रहा है? ये कहकर आर्यन ने अपना तकिया उठाया और उसे पकड़कर अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चाचू को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। मेरे सबसे ज्यादा नोबल और कूल चाचू गे कैसे हो सकते हैं? मेरे चाचू आदमियों में इंटरेस्टेड हैं और जिस आदमी में उन्हें इंटरेस्ट है वो दक्ष है। उन दोनों का सेम जेंडर है, फिर भी वो दोनों परफेक्ट मैच लगते हैं। नो, ऐसा कैसे हो गया? मैं अपने पहले प्यार में अपने ही चाचू से कैसे हार गया? आर्यन ये सब बड़बड़ाने में लगा रहा और शिवाय दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले आया। कॉरिडोर। शिवाय और दुर्गा कॉरिडोर में आ गए थे। दुर्गा ने शिवाय से कहा, शिवाय ये तुम अंदर क्या बकवास कर रहे थे? भला मैं कब से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई? तुम्हारी झूठ की वजह से आर्यन को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई और उसे कितना गहरा शौक लगा। क्या तुम्हारा एक मासूम लड़के को इस तरह से तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात है? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तुम इतना मत सोचो, मुझे इन सब से इतना फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज नहीं तो कल उसे इन सारी बातों को जानना ही था और इस सिचुएशन से गुजरना ही था। शिवाय ने ये कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। चैप्टर 19 शूटिंग यार्ड हॉस्पिटल। शिवाय की फोन पर अमित का फोन आ रहा था। शिवाय ने फोन उठाते ही अमित ने दूसरी तरफ से कहा, हे शिवाय कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है और हर साल की तरह हम शूटिंग यार्ड में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा, समय से आ जाना। इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। शिवाय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं शूटिंग यार्ड आ जाऊंगा। शूटिंग मुझे भी पसंद है। यह कहकर शिवाय ने फोन रखा तो दुर्गा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, शूटिंग यार्ड? तुम शूटिंग के लिए जा रहे हो? शिवाय ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ, हम हर साल अमित के बर्थडे पर जाते हैं। तुम्हें भी चलना है क्या? दुर्गा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। शिवाय ने दुर्गा के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, भले ही इस दुनिया में लाइफ फोर्स काफी कमजोर है, लेकिन इस दुनिया के लोगों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें क्रिएट की हैं। बंदूक भी इन्हीं चीजों में से एक है। मेरी दुनिया में बंदूक वगैरह नहीं थी, इसलिए ना मैंने कभी बंदूक देखी और ना ही कभी चलाई। इस दुनिया में आकर ही मैंने इन हथियारों के बारे में जाना है। जब से जाना है तभी से मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करना सीखना चाहती हूँ। लेकिन हर कोई यहाँ अपनी मर्जी से बंदूक खरीद नहीं सकता। इसके लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए ना तो मुझे वक्त मिला और ना ही मौका, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि यह तो तय है कि उदय रायचंद और उसकी मैडम बहुत खतरनाक इंसान हैं। इन लोगों से पंगा लेने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना आना भी जरूरी है। शिवाय ने अपने मन में सोचा, जिस लड़की को मैंने पसंद किया है खुद तो सबसे अलग है ही, पर इसकी पसंद भी बाकी लड़कियों से अलग है। तभी उन्हें थोड़ी दूर से गुजर रही 2 लड़कियों की बातें सुनाई दी। मैं सच कह रही हूँ, ये दक्ष चौहान ही है। मैं दक्ष चौहान की खूबसूरत चेहरे को ना पहचानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि वो दक्ष है। वो उस लड़के के संग जिस तरह से खड़ा है उससे तो वो कोई कपल लग रहे हैं। चलो चलकर उसी से पूछ लेते हैं, अगर वो दक्ष निकला तो हम उसका ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, जब से मैंने नेशनल ट्रेनिंग की स्टेज छोड़ी है तब से मैंने कोई भी मेकअप यूज नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फैंस बिना मेकअप के भी मुझे इतनी आसानी से पहचान लेंगे। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं नहीं चाहती कि ये फैंस मुझे अभी पहचाने। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवाय ने अचानक उसे पकड़कर हक कर लिया। दुर्गा ने हैरानी से थोड़ा अलग होकर शिवाय से पूछा, शिवाय ये क्या कर रहे हो तुम? शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारे फैंस से बचाकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना चेहरा मेरे सीने पे छुपा लो ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके।
शिवाय के यह कहने पर दुर्गा ने ऐसा ही किया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। ये देखकर उन लड़कियों ने कहा, नहीं ये दक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों तो कपल लग रहे हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझसे ही पहचानने में कोई गलती हो गई होगी। ये कहकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई। दुर्गा ने शिवाय के सीने में सिर छुपाए हुए ही पूछा, क्या हुआ, वो दोनों चली गई क्या? शिवाय ने पीछे मुड़कर खाली कॉरिडोर को देखते हुए कहा, नहीं अभी नहीं गई। शिवाय ने अपने मन में सोचा, अब जब मौका मिला है तो मैं इस मोमेंट को थोड़ा एंजॉय कर ही लेता हूँ। दुर्गा ने दोबारा पूछा, अब कैसा चल रहा है सब? शिवाय ने कहा, अभी भी हमारे ही बारे में बात कर रही हैं। कुछ पल बाद दुर्गा ने दोबारा पूछा, और अब? अभी भी हमें ही देख रही हैं। क्या तुम थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ मुझे हक करने का नाटक कर सकती हो? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा फायदा उठाया जा रहा है। कुछ दिन बाद दुर्गा ने फिर से लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दिया था। वो अपने बाल भी दोबारा बढ़ाने लगी थी। उसकी खुद की बनाई हुई दवाइयों की मदद से उसके बाल तेजी से बढ़ रहे थे और अब उसके कंधे तक आने लगे थे। दुर्गा फिर से किराए के घर में पहुंच गई थी। अमित के जन्मदिन का दिन। शिवाय की गाड़ी दुर्गा के घर के बाहर खड़ी थी। शिवाय गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर विशाल बैठा था। वो दोनों ही दुर्गा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से दुर्गा ने शीशे पर नॉक करते हुए कहा, सॉरी तुम लोगों को इंतजार कराया, अब मैं तैयार हूँ तो हम निकल सकते हैं। शिवाय ने कार का दरवाजा खोला तो दुर्गा अंदर आकर बैठ गई। शिवाय ने जैसे ही पीछे मुड़कर दुर्गा को देखा तो वह हैरान रह गया और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। शिवाय ने मुस्कुराकर दुर्गा से कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशली तैयार हुई हो, कुछ खास है क्या? दुर्गा ने कहा, हाँ मैं अपने फैंस के लिए इस तरह से तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई मुझे पहचान ले और तुम्हें मेरा फायदा उठाने का मौका मिल जाए। इसलिए बेहतर होगा कि मैं खुद को ऐसे तैयार करूं कि कोई मुझे पहचान ही ना सके। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, तो फिर चलते हैं, जरा देखें कि तुम्हें कोई पहचानता है या नहीं। ऐसे ही बातचीत करते हुए उन दोनों की कार शूटिंग यार्ड की तरफ निकल गई।